देश में कोरोना की रफ्तार कम होने लगी है, मगर खतरा अब भी बरकरार है। देश में पिछले 24 घंटे में 29,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 24 घंटे में ही करीब 450 लोगों ने दम तोड़ा है। अच्छी बात यह है कि 24 घंटे में 40,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। अब तक देश में 88,75,000 लोग कोरोना के शिकार हो चुके हैं। रिकवर होने वालों की कुल संख्या करीब 83 लाख है। दिल्ली में बीते 2 दिनों से कोरोना की रफ्तार थोड़ी कम हुई है, लेकिन खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। कल रात जारी हुए आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में राजधानी में 3,797 नए केस सामने आए हैं। इतने ही समय में 99 लोगों की जान चली गई है। इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या 4,89,000 के पार पहुंच गई है, जबकि मरने वालों का कुल आंकड़ा 7,713 हो गया है। दिल्ली में फिलहाल संक्रमण की दर 12.73% है, जबकि रिकवरी दर 90.22% हो चुकी है। वहीं दिल्ली में डेथ रेट अभी भी 1.58% बना हुआ है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण के खिलाफ गृह मंत्रालय ने एक्शन प्लान तैयार किया है। सरकार दिल्ली में डॉक्टर्स की कमी को तत्काल पूरा करेगी। 75 डॉक्टर और 250 पैरामेडिकल स्टाफ दिल्ली लाए जाएंगे। इसमें एसएसबी के 10 डॉक्टर और 55 पैरामेडिकल स्टाफ एयरलिफ्ट किए जाएंगे। आईटीबीपी के 15 डॉक्टर और 60 पैरामेडिकल स्टाफ को दिल्ली एयरलिफ्ट किया जाएगा, जबकि बीएसएफ के 20 डॉक्टर और 60 पैरामेडिकल स्टाफ को दिल्ली एयरलिफ्ट किया जाएगा। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में बढ़ते कंटेनमेंट जोन को देखते हुए अर्धसैनिक बलों के करीब 4,000 जवानों की तैनाती का प्लान है। कोरोना के खतरे के बीच आज से महाराष्ट्र में स्कूल भी खुल रहे हैं, लेकिन सरकार ने तय किया है कि स्कूल के सभी शिक्षकों का पहले RT-PCR टेस्ट किया जाएगा। इसके लिए आज से अभियान शुरू होगा। 22 नवंबर तक सभी टीचर्स को अपना टेस्ट कराना होगा। आपको बता दें कि राज्य के लिए राहत की खबर है। कोरोना की रफ्तार इन दिनों कम हुई है। 24 घंटे में वहाँ 2,535 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 3,001 लोग रिकवर हुए हैं। अभी तो कोरोना से बचाव के 2 ही साधन है, 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। लेकिन वैक्सीन पर बहुत तेजी से काम हो रहा है। हिंदुस्तान में भी भारत बायोटेक कंपनी तीसरे चरण के ट्रायल में जुटी हुई है। इसमें भारत के 25 केंद्रों से 26,000 वॉलंटियर्स पर ट्रायल होगा। ये ट्रायल इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR की साझेदारी में हो रहा है। इन वॉलंटियर्स को अगले साल तक निगरानी में रखा जाएगा। भारत में कोविड-19 वैक्सीन के लिए सबसे बड़ा क्लिनिकल ट्रायल है। कल पटना में राजभवन में शपथ ग्रहण के बाद आज नीतीश कुमार सरकार की पहली कैबिनेट बैठक है। आज दिन में 11 बजे नीतीश कैबिनेट की बैठक होगी। कल नीतीश कुमार के अलावा 14 मंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी। बीजेपी की ओर से 7 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है, जिसमें तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी भी शामिल हैं। जेडीयू के कोटे से नीतीश को मिलाकर 6 ने शपथ ली, जबकि हम और वीआईपी की ओर से एक नेता ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। शपथ ग्रहण करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि ये जनता का फैसला था, जिसकी बदौलत एनडीए ने बिहार में एक बार फिर से सरकार बनाई है। नीतीश ने कहा कि हम लोग साथ काम करेंगे और बिहार के लोगों की सेवा करेंगे। सुशील मोदी से डिप्टी सीएम पद छीने जाने के सवाल पर नीतीश ने कहा कि ये बीजेपी का फैसला है और इसका जवाब बीजेपी ही दे पाएगी। नीतीश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें ट्वीट कर बधाई दी। पीएम मोदी ने लिखा कि एनडीए परिवार फिर से बिहार की प्रगति के लिए काम करेगा और केंद्र राज्य के कल्याण के लिए सभी मुमकिन मदद देगा। मोदी की बधाई के जवाब में नीतीश कुमार ने भी ट्वीट से प्रधानमंत्री को धन्यवाद कहा। नीतीश ने लिखा कि शुभकामनाओं के लिए माननीय प्रधानमंत्री का आभार। नीतीश के 7वीं बार सीएम बनने के बाद विपक्ष ने जमकर तंज कसा है। तेजस्वी ने ट्वीट में लिखा है कि आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री मनोनीत होने पर शुभकामना। चिराग पासवान ने भी बेहद कड़े अंदाज में कहा कि आशा करता हूं कि सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी और आप एनडीए के ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। अखिलेश यादव ने लिखा कि घुटन तो उन्हें भी होगी, घोंट कर गला आवाम के फैसले का आज सरेआम जो सच की कसम खा रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल के एक बयान पर कांग्रेस में भी घमासान मच गया है। कपिल सिब्बल ने एक इंटरव्यू में पार्टी की राज्यों में हो रही हार को लेकर आत्ममंथन की बात कही थी।
सिब्बल ने कहा था कि लोग कांग्रेस को एक प्रभावी विकल्प नहीं मानते और मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस आत्ममंथन करेगी। कपिल सिब्बल के बयान पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मीडिया में कपिल सिब्बल को पार्टी के आंतरिक मामलों को लाने की जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव में गुपकार गठबंधन के साथ कांग्रेस के चुनाव लड़ने के फैसले पर बीजेपी ने जमकर हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा करते हुए पूछा कि ये गुपकार है या गुप्तचर गठबंधन। उन्होंने कहा कि ये गुप्तचर गठबंधन वही चाहता है जो पाकिस्तान चाहता है। संबित पात्रा ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर भी वार किया। राजस्थान में गहलोत सरकार के वरिष्ठ मंत्री भंवरलाल मेघवाल का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। 72 साल के भंवरलाल मेघवाल ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में आखिरी सांस ली। भंवरलाल को 13 अप्रैल को ब्रेन हेमरेज हुआ था। मेघवाल की मौत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी शोक व्यक्त किया है और ट्वीट में उन्होंने लिखा कि वो एक वरिष्ठ नेता थे जो राजस्थान की सेवा को लेकर प्रतिबद्ध थे। दिल्ली में इस साल यमुना के घाटों पर नहीं मनाया जाएगा छठ। दिल्ली की आप सरकार के इस फैसले के खिलाफ और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विरोध में आज दिल्ली बीजेपी पूर्वांचल मोर्चा मुख्यमंत्री निवास पर प्रदर्शन करेगा। पूर्वांचल मोर्चा का आरोप है कि केजरीवाल सरकार आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है। बारिश और बर्फबारी के बीच बाबा केदारनाथ के कपाट शीतकाल के लिए विधि विधान के साथ बंद कर दिए गए हैं। बाबा केदार की चल उत्सव विग्रह डोली ने मंदिर की 3 परिक्रमा के बाद मराठा रेजिमेंट की बैंड धुनों के साथ अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ के लिए प्रस्थान किया। इस दौरान उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड में चल रहे निर्माण कार्य का भी जायजा लिया। अब मंगलवार को योगी आदित्यनाथ बद्रीनाथ के दरबार पहुंचेंगे। आपको बता दें कि 19 नवंबर को बद्रीनाथ के कपाट भी बंद होंगे। चमोली के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी की वजह से ठंड का जबरदस्त प्रकोप बरपा है। साथ ही बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब औली और गैरसैंण में जमकर बर्फबारी होने से ठंड बढ़ गई है। बद्रीनाथ धाम में लगभग आधा फीट तक बर्फ जम चुकी है। बद्रीनाथ धाम में मकानों पर बर्फ, गाड़ियों में बर्फ, मंदिर के परिसर के आसपास बर्फ जमी है। पैदल रास्तों पर भी बर्फ का डेरा है। उत्तराखंड के चक्राता में भी जबरदस्त बर्फबारी हुई। यहाँ ऊंचाई वाले इलाके, लोखड़ी, देववन समेत कई इलाकों में बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। सीजन की इस पहली बर्फबारी से पूरे इलाके में शीतलहर शुरू हो गई है। लेकिन बर्फबारी की वजह से स्थानीय लोगों की आस जग गई है कि अब रोजगार में बढ़ोतरी होगी। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मनाली में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। मौसम के करवट बदलते ही मनाली के ऊंचाई वाले इलाकों के साथ मनाली शहर में भी इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। मौसम के इस बदले मिजाज से समूची घाटी ठंड की चपेट में आ गई है। बर्फबारी के बाद पर्यटकों ने मनाली के पर्यटन स्थल सोलंग नाला और कोठी में पहुंचकर दिन भर बर्फ में अटखेलियां की। जम्मू कश्मीर के रामबन में भी सीजन की पहली बर्फबारी से मौसम खुशनुमा हो गया। तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें नाथा टॉप की हैं। यहाँ सीजन की पहली बर्फबारी से लोगों में खुशी है। यूपी के फतेहपुर में दलित परिवार की 2 मासूम बेटियों से संदिग्ध मौत से हड़कंप मचा है। दोनों की लाश एक तालाब के किनारे मिली। बच्चियों की मां का आरोप है कि रेप के बाद दोनों की हत्या की गई। आरोप तो ये भी है कि दोनों बच्चियों की आंखें फूटी हुई थी। एक बच्ची का कान भी काटा गया था। उन दोनों के हाथ बंधे मिले। हालांकि पुलिस का कहना है कि दोनों बच्चियों की मौत तालाब में डूबने से हुई है। पुलिस की इस दलील का विरोध करने पर पीड़ित परिवार के एक शख्स को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया। बाद में बवाल बढ़ता देख पूरे इलाके में भारी संख्या में पुलिस वालों की तैनाती करनी पड़ी। यूपी के सलेमपुर से बीजेपी विधायक काली प्रसाद की गाड़ी पर फायरिंग की गई। गनीमत ये रही कि सिर्फ गाड़ी के पिछले हिस्से का शीशा टूटा और कोई जख्मी नहीं हुआ। विधायक के मुताबिक कुछ युवक विसर्जन के दौरान फायरिंग करते हुए जा रहे थे। उन्हीं की गोली गाड़ी पर जा लगी। पुलिस कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।
पटना सिटी के माल सलामी इलाके में जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। 5 दिनों से लापता युवक का अब तक सुराग नहीं मिलने की वजह से लोगों का गुस्सा फूटा। नाराज भीड़ ने अशोक राजपथ पर आगजनी की, सड़क को जाम कर दिया। हालात बेकाबू होने के बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। वैशाली में छेड़खानी का विरोध करने पर 20 साल की लड़की को जिंदा जला दिया गया। मामला रसूलपुर हबीब इलाके का है। आरोपी लड़कों की शिकायत घर वालों ने उनके परिजनों से की थी। इसी से नाराज होकर आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। वारदात के 15 दिन बाद कल PMCH में उसकी मौत हो गई। इससे लोगों में जबरदस्त गुस्सा दिखा। हालात बिगड़ने पर पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। इस मामले में अब तक सभी आरोपी फरार है। अजमेर में वकील की हत्या से हड़कंप मचा है। जानकारी के मुताबिक विजयनगर थाना इलाके में बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर और वकील नवरत्न मल जैन चौरड़िया की बेरहमी से हत्या कर दी। बदमाशों ने शव को विजयनगर डेयरी के पास पालिका कचरा डिपो में फेंक कर फरार हो गए। सुबह लोगों ने लहूलुहान शव देखा तो हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज करके जांच में जुट गई है। बुलंदशहर के थाना अनूप शहर में एक रेप पीड़िता ने खुदकुशी कर ली। फांसी लगाने से पहले रेप पीड़िता ने सुसाइड नोट में अपनी मौत का जिम्मेदार उसके साथ गैंग रेप करने वाले आरोपियों और पुलिस को बताया है। आरोपों के मुताबिक उसके साथ कमरुद्दीन नाम के शख्स ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गैंग रेप किया और वीडियो बनाकर चुप रहने की धमकी दी। लड़की ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन आरोपों के मुताबिक पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, जिससे परेशान होकर पीड़िता ने जान दे दी। सुसाइड नोट के आधार पर बुलंदशहर के SP ने जांच कर रहे सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया है, जबकि CO और थाना प्रभारी के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। जालंधर के शाहकोट में 2 गुटों में खूनी भिड़ंत का मामला सामने आया है, जिसमें एक युवक का हाथ काट दिया गया। खबरों के मुताबिक लड़की की छेड़छाड़ को लेकर 2 गुटों में झगड़ा हुआ। पहले मारपीट हुई और उसके बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के एक युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में युवक का हाथ कट गया। बवाल बढ़ा तो पुलिस पहुंची। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी के आरोपियों की तलाश कर रही है। इंदौर में बीजेपी के पूर्व नगर अध्यक्ष पर जानलेवा हमले की CCTV तस्वीरें सामने आई हैं। मामला छत्रीपुरा थाना क्षेत्र के राज मोहल्ला का है। यहां पूर्व नगर अध्यक्ष गोपी कृष्णा नेमा के घर पर 20 से 25 अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया। बदमाशों ने घर पर पथराव और तोड़फोड़ की। बदमाश तो हमला करके फरार हो गए, मगर पुलिस अब CCTV के जरिए तलाश में जुट गई है कि आखिर नेमा के घर पर हमला किसने और क्यों किया। यूपी के शामली में थाना प्रभारी का अपने ही पुलिसकर्मी को धमकाने का वीडियो वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि इसी थाने में मुंशी के पद पर तैनात पुलिसकर्मी दिवाली के दिन वायरलेस पर ड्यूटी पर था। वायरलेस पर पुलिस अधिकारी ने थाना प्रभारी की लोकेशन मांगी। मुंशी ने सही लोकेशन बता दी, जिससे थाना प्रभारी नाराज हो गए और उन्होंने मुंशी को धमकाना शुरू कर दिया। मगर धमकी का ये वीडियो अब वायरल हुआ तो SP ने कहा कि मामले की जांच की जाएगी। साथ ही थाना प्रभारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में धांधली के आरोपों का लगातार विरोध होने पर डोनाल्ड ट्रंप मीडिया पर बिफरे। कहा, चुनाव जीते बगैर ही जो बाइडेन को राष्ट्रपति बनाने में फेक न्यूज मीडिया जुट गई। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने पेरिस आतंकी हमले की बरसी पर हुए आयोजन में हिस्सा लिया। हमले के शिकार लोगों को श्रद्धांजलि दी। 2015 आतंकी हमले में 130 फ्रांसीसी नागरिक मारे गए थे। रूस के पड़ोसी देश मोल्दोवा में हुए राष्ट्रपति चुनाव में वोटों की गिनती पूरी हो गई। रूस समर्थक इगोर डोडन को चुनाव में हराकर माया सेंडू राष्ट्रपति बनी। EU के साथ करीबी रिश्तों के हिमायती माया सेंडू को 57% वोट मिले, जबकि डोडन के हिस्से सिर्फ 15% वोट आए। फाइजर के बाद एक और अमेरिकी दवा कंपनी मॉडर्ना ने भी कोरोना की वैक्सीन बना लेने का दावा किया है। तीसरे फेज के ट्रायल का आंकड़ा मॉनिटरिंग बोर्ड को सौंपने के बाद ये दावा किया।
ये वैक्सीन कोरोना से बचाने में 94% असरदार है। दुनिया में कोरोना केस में बढ़ोतरी बरकरार है। मामले बढ़कर 5,49,00,000 से अधिक हो गए हैं। अब तक महामारी में मरने वालों की संख्या 13,26,000 से ज्यादा हो गई है। दुनिया में अब तक 3,82,00,000 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं।